तो हमारे पास सबसे जो लेटेस्ट HTML है वो बेसिकली HTML5 है। तो इसके लिए हम जाते हैं इसी बुक की तरफ, यहाँ से हम इसे फॉलो करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है HTML का, अगर आप यहाँ पे इसके कोर्स कंटेंट देखेंगे, वेयर आर द कोर्स कंटेंट्स, यहाँ पे हैं, ये रहे। तो सबसे पहली इसके हम बेसिकली 8 चैप्टर तक जाएँगे, आगे हमारी सीएसएस शुरू हो जाएगी, तो फिर हम इसको स्किप करेंगे फ्लैश और वीडियो ऑडियो को, और बाद में हम इंट्रोडक्शन टू सीएसएस की तरफ जाएँगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारे एचटीएमएल के जो मार्कअप्स और ये रिलेटेड चीज़ें हैं, ये ऐसे समझो कि हर टॉपिक्स आपका 5 से 7 मिनट में कवर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो बेसिकली कौन-सा है? स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो एचटीएमएल इटसेल्फ एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज ही है, जो कि आपका स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करती है। लेकिन उस स्ट्रक्चर का भी तो एक स्ट्रक्चर होता है कि हम उसे कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं पहले टॉपिक की तरफ। ये हमारा स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट द मार्कअप्स, टैग्स एंड एलिमेंट। सो स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर मैं अपने पास वीएस कोड खोलूँ, आप लोगों को वीएस कोड के बारे में पता है? विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, और इंस्टॉल भी है आप लोगों के पास? नहीं तो अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। डाउनलोड वीएस कोड, ये आपका, ओके, ये आपका लिंक है। यहाँ से अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़, मैक और लिनक्स जो भी आप उसका रेलिवेंट हो यहाँ से कर सकते हैं। मैं स्लैक चैनल के अंदर यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ ये लिंक। ओके, तो यहाँ से आप लोग वीएस कोड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर का चैप्टर है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ अपने पास क्लासेस में। आज की पहली क्लास, क्लास 1 बेसिकली ये कंसिडर की जाएगी। यहाँ पे हम आते हैं, तो इसे, या जैसे ही मैं इस फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा ओपन विद कोड। जैसे ही मैं इसे ओपन विद कोड करूँगा, तो यहाँ पे बेसिकली दो दो सेक्शन, ये दो मेजर सेक्शंस होते हैं इसके। तो वीएस कोड में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो दो मेजर सेक्शन होते हैं, ये साइड बार होता है लेफ्ट साइड, जहाँ पे ये क्लास नेम लिखा रहा है, यहाँ हमारी फाइल्स और फोल्डर रिप्रेजेंट होते हैं। और इस साइड के ऊपर राइट साइड जो ये बड़ा ब्लॉक है, इधर हमारी वो फाइल और फोल्डर को हम एडिट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पहली फाइल बनाता हूँ, इसको हम बोलते हैं क्लास 1। अच्छा, अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली HTML है। तो अगर हम इस फ़ाइल को, हमें समझाना पड़ेगा कि भाई वो फ़ाइल HTML की कैसे है। तो और ब्राउज़र के लिए अब हो सकता है कोई टेक्स्ट फ़ाइल बना दे, कोई एक्सेल फ़ाइल बना दे, ब्राउज़र हर फ़ाइल तो नहीं रीड कर सकता ना। तो उसके लिए हमें बेसिकली एक आखिर में एक कीवर्ड लगाना पड़ता है, विच इज़ HTML। HTML जैसे ही हम मैंने HTML लिखा तो आपने देखा कि मेरा यहाँ पे थोड़ा-सा वो HTML का सिंबल भी बना हुआ आ गया। मैं इसको थोड़ा ज़ूम भी कर देता हूँ, सही है? तो ये class1.html मैं इसको कह देता हूँ। ओके, अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे पास, मैंने कल आप लोगों को बताया था, मैं फिर से कोई वेबसाइट दोबारा यहाँ पे खोल लेता हूँ। जैसे मैं विजुअल स्टूडियो कोड की इस वेबसाइट को देखता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे अपने पास ओपन करूँ, ओके, ओके, सो अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ तो आपको 3 मेजर टैग नज़र आ रहे होंगे। एक सबसे पहले HTML। HTML के अंदर आपके पास हेड है, हेड के अंदर आपके पास बॉडी है। तो हेड बेसिकली वो चीज़ होती है कि अगर आप यहाँ पे देखो, मैं जब हेड को कवर करता हूँ तो यहाँ पे कोई सेक्शन ब्लू नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं बॉडी पे कवर करता हूँ तो सेक्शन ब्लू होने शुरू हो जाते हैं। व्हिच मीन्स कि बॉडी के अंदर जो जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, वो चीज़ें बॉडी के अंदर मौजूद हैं, और हेड के अंदर वो इम्पोर्टेंट चीज़ें मौजूद होती हैं जिसमें आपकी वेबसाइट की वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप लोगों को शो नहीं कराते। वो आपको ब्राउज़र के अंडरस्टैंडिंग के चीज़ें होती हैं। तो अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा टैग होता है स्ट्रक्चर के लिए, कोई भी अगर हमने यहाँ पे, यस, एनीवन हैज़ अ क्वेश्चन? ओके, सो अगर हम यहाँ पे आएँ तो सबसे पहले मैं, जैसे अगर यहाँ पे HTML लिखूँ, तो HTML लिखूँ तो ये मुझे खुद ही सजेशन दे रहा है कि भाई आपको किस पे जाना है। तो VS कोड ये हमें सारे ये काम करके देता है। तो इसमें मैं जैसे ही HTML5 पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा, व्हिच इज़ बेसिकली अ टेम्पलेट। ये मुझे HTML की एक स्टार्टर टेम्पलेट दे देगा जिसमें मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो सबसे अब इसमें से अंडरस्टैंड करते हैं कि इनका काम क्या है, इन सब टैग्स का। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक डॉक टाइप लिखा हुआ है।
डॉक टाइप, नॉट ऑफ डॉक टाइप, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क विद डॉक टाइप HTML। तो ये बेसिकली आपके ब्राउज़र के को बताता है कि भाई HTML का लेटेस्ट वर्ज़न उठा लो। और अगर मैं आप लोगों से पूछूँ तो HTML का लेटेस्ट वर्ज़न कौन-सा इस वक़्त चल रहा है? क्या आप लोग उसे चैट में लिखोगे? ओके, गॉट इट। HTML5 इस वक़्त HTML का लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है। ओके, तो ये क्या करता है कि ये आपके ब्राउज़र को ये बता देता है कि भाई HTML का लेटेस्ट वर्ज़न पिक करना है। उसके बाद हम आते हैं HTML के टैग में। अब आप देख रहे हो कि आपकी जो पूरी बॉडी है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, जैसे ही मैंने यहाँ से HTML के टैग को कोलैप्स किया, तो सब कुछ मेरा जो है वो बंद हो गया, व्हिच मीन्स कि एवरीथिंग इज़ इनसाइड HTML टैग। अब HTML टैग के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो है पूरी वेबसाइट रैप हुई हुई होती है। मैं फिर से इधर आता हूँ, यहाँ देखें आप लोग, ये HTML का टैग है, इसी के अंदर आपकी सारी हेड और बॉडी, ये 2 चीज़ें रखी हुई हैं। डॉक टाइप देखो ऊपर यहाँ पे हाइलाइट नहीं हो रहा है ऐसे, क्योंकि ये डॉक टाइप का कोई इतना ख़ास काम नहीं है, ये ब्राउज़र के लिए होता है, ये हमारी कोई इसमें इतना वो नहीं होता काम। अब हम आते हैं, सबसे पहले समझते हैं हेड टैग को। अब देखो, कोई भी अगर आप HTML में टैग रखते हो तो HTML में 2 टाइप के टैग्स होते हैं। उन 2 टाइप्स में एक होता है, अगर मैं ये यहाँ पे कोई, अगर मैं ऐसे प्रेस करूँ, ऐसे लिखूँ, मैंने कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाला जो सिंबल है वो मैंने प्रेस किया। तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी के पास? ओके। अगर मैं ऐसे प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये बेसिकली कमेंट बन जाता है। कमेंट से क्या होता है कि वो चीज़ आपके कोड में तो लिखी होती है, लेकिन वो एक तरह से डेड पार्ट बन जाता है, वो विज़िबल नहीं होता ब्राउज़र के ऊपर, या आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी कोडिंग का वो हिस्सा एग्ज़ीक्यूट नहीं होता। तो हमारे पास 2 टाइप के टैग्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टैग्स। नंबर 1, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, और एक दूसरा टैग होता है जिसका आपको आपको खुद ही क्लोज़ करना पड़ता है, टैग हैविंग क्लोजिंग पार्टनर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो देखो जैसे ये मेटा टैग लिखा हुआ है, इस मेटा के लिए अगर मैं ये वाला ये एक अलग मेटा है, इसका यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। जैसे ये हेड है, इस हेड का यहाँ पे एक क्लोजिंग टैग है, ओके? तो ये हेड मेरा इस कैटेगरी में लाया करेगा और मेटा मेरा इस कैटेगरी में लाया करेगा, जिसका क्लोजिंग जो सेल्फ क्लोज हो जाता है। इसको आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि स्लैश मेटा करके आप इसे बंद करो, ओके? सॉरी, स्लैश, मेरे पास सजेशन आ रही है काफ़ी। तो ऐसे करके हमें अगर आप ऐसे कर भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, ओके? सम- सैयद मोहम्मद अली नकवी। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई कि क्लोजिंग टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। अब अगर हम चलते हैं, तो मैं आपको कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इस पेज के यहाँ पे टॉप पे एक आइकन बना आ रहा है, फिलहाल इसको इग्नोर करो। और आगे जो ये लिखा हुआ है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, अगर मैं इसमें कोई दूसरे पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पे कोई ऐसा पेज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड अप्रैल 23। और यहाँ से अगर मैं आपको इधर से भी दिखाऊं, तो यहाँ पे एक टाइटल का टैग होगा। लेट मी फाइंड द टाइटल टैग। ये देखो, ये टाइटल का टैग यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइटल टैग को। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, इसका जो जो भी मुझे टाइटल देना होता है, जो उसके टॉप के ऊपर जो उसके लिखा आ रहा है, वो बेसिकली टाइटल जो होता है, उस टाइटल में जो कंटेंट लिखते हैं हम, उसके ज़रिए हम वहाँ पे शो कराते हैं चीज़ों को। ओके, गॉट इट। क्लियर हो गया टाइटल टैग। तो अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसके ऊपर जैसे ही मैं, जहाँ ये मेरी क्लास वन फाइल लिखी हुई है, इसके ऊपर जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा, तो ये मुझे यहाँ पे बोलेगा कॉपी पाथ। जैसे ही मैं इसका कॉपी पाथ करूँगा, मैं अपने किसी भी ब्राउज़र में जाऊँगा, किसी एम्प्टी टैब को, न्यू टैब को ओपन करूँगा, और वहाँ पे मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूँगा, और देन मैं एंटर प्रेस करूँगा। ये मेरी जो वेबसाइट है, ये बेसिकली एक लोड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे टॉप पे देख रहे हो, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, क्लास वन
HTML CSS। अब यहाँ से मैं जाता हूँ। अच्छा, अब देखो ये चेंज नहीं हुआ। चेंज होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं जैसे ही इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरा टाइटल जो है वो चेंज हो गया। अच्छा, अब इसके लिए एक एक्सटेंशन भी होती है, वो हम बाद में देखेंगे, जो लाइव एक्सटेंशन होती है, जो कि आपका कोड को लाइव मॉनिटर कर रही होती है, जिसके जरिए आपको बार बार ये जो हेक्टिक टास्क है कि रिफ्रेश करना ये बार बार आके, तो ये आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो टाइटल टैग हम लोगों ने देख लिया। टाइटल के नीचे जब हम आते हैं तो ये होती है बेसिकली बॉडी। अब आपके जो एसईओ के काम होते हैं, या जो ऐसे काम होते हैं जो यूजर को नहीं दिख रहे होते, जो आपके ब्राउजर के अंडरस्टैंडेबल होते हैं, वो आप यहाँ हेड में करते हैं। और बाकी जो कुछ आपको कंटेंट वेबसाइट पे शो कराना होता है, मेजॉरिटी 99% का आपका जो कंटेंट वेबसाइट पे शो कराना होता है, वो आप यहाँ बॉडी के अंदर करते हैं। आइदर वो बॉडी के अंदर होता है, या वो जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट होता है, या जो कुछ भी होता है उसका वो एट द एंड आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। तो अगर हम आते हैं यहाँ बॉडी में, एचटीएमएल में हमारे पास बेशुमार काइंड के टैग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई हेडिंग बनानी है तो आपके पास 6 टाइप्स की हेडिंग होती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ हेडिंग। आपके पास 6 टाइप की हेडिंग होती है। अब इसकी क्या नोटेशन क्या है इसकी, बेसिकली हेडिंग होती है हमारी एच फॉर हेडिंग। और इसमें होते हैं 6 वेरिएंट्स। तो आपके पास होता है H1। H1 आपकी सबसे बड़ी हेडिंग है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, दिस इज H1। ओके, अगेन रिक्वेस्ट। ओके अली, विजिबल है अब आपको? ओके। नो। तो ये हमारे हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग होती हैं, जिससे जिसमें सबसे पहली वाली होती है H1। एंड देन फिर हमारे पास कंसेक्यूटिव चलती रहती हैं H2, H3, H4, H5 एंड H6। अच्छा, H6 से आगे हमारे पास कोई भी हेडिंग नहीं होती। अगर आपको फिर क्या है, कोई कस्टम टाइप की हेडिंग्स और ये सब बनानी है जो इस 6 की रेंज में लाई नहीं करती, तो हम क्या करते हैं, फिर हम CSS से उसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट और ये सब चीज़ें चेंज करते हैं। तो और ये H1 जो है, ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। इसको आपको खुद ही क्लोज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे H1 लिखो तो ये खुद ही खत्म हो जाए, जैसे लाइक यहाँ पे मेटा हो रहा था। तो आपको H1 जो है आपका, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने ब्राउजर में। इधर मुझे वही पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने HTML में चेंजेस की हैं। तो मुझे ब्राउजर को बताना पड़ेगा, भाई रीलोड करो इस पेज को। तो मैं जैसे ही रीलोड करूंगा तो ये मेरी बन गई, दिस इज H1। ओके। अब अगर इसी तरह मैं जल्दी से बाकी 6 हेडिंग भी आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ हेडिंग, we have 6 types of heading। टाइप, यार टाइप तो होती रहती है। ओके, अब यहाँ पे मैं H2 कर देता हूँ। ये हमारी H2 हो गई, ये H3 हो गई, ये H4, H5 एंड देन लास्ट हमारे पास आएगी। आई थिंक मैंने सब में चेंज तो किया, इनक्लोजिंग टैग मैंने चेंज नहीं किया। आई थिंक H3, H4, H5 और ये हमारी हो गई H6। अब ये जो हेडिंग्स आपकी बाकी बनती जा रही हैं, ये बेसिकली ऐसा, जैसे आप अगर कोई कंटेंट लिखते हैं कहीं पे, तो आपको उसके पास जो उसकी सब हेडिंग्स होती हैं, तो ये उस तरह कंसिडर की जाएंगी। अब मैं यहाँ पे पेज पे आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो, ये मेरी H1 सबसे टॉप सबसे बड़ी हेडिंग थी। एंड देन उसकी सब हेडिंग्स और सब कैटेगरी ऑफ हेडिंग्स बनती गई। तो ये हमारी यहाँ पे इस तरह करके हेडिंग्स बन गई। तो ये आप लोगों को क्लियर होगा। मैं वापस से इधर आता हूँ HTML पे, इस बुक पे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का और बेसिक चीज़ों का जो चैप्टर था, ये हमने यहाँ पे कवर किया है। इससे आगे जाता हूँ। अच्छा, ये बुक जो है ये यहाँ पे स्लैक ग्रुप पे अवेलेबल है। सही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस बुक को टोटली बिल्कुल फॉलो मतलब सब कुछ इसमें देखेंगे, ये जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे है। बाकी कंटेंट तो बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका होगा, और चीज़ें मैं आप लोगों को अलग भी बताऊंगा। इवन अगर आप लोग कोई चीज़ गूगल पे फाइंडिंग्स में आपकी हो, तो आप भी मुझे बता सकते हो, हम उससे भी डिस्कस करेंगे। ओके। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर का टॉपिक आई थिंक कंप्लीट हो गया है, जिसमें ये हम मैंने आपको बताया कि आपका HTML और ये सब चीज़ें किस तरह चल रही होती हैं। HTML uses element to डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पेज। जो स्ट्रक्चर ऑफ पेज हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहला जो सबसे हमारा पेरेंट टैग होता है वो HTML होता है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे एक चीज़ आई थिंक मिसिंग है, विच इज़ हेड, जो मैंने आप लोगों को बता दी।
तो यहाँ पे ये बेसिकली बॉडी को डिस्कस कर रहा है कि बॉडी होती है, बॉडी के अंदर आपके ये सारे टैग्स होते हैं, जिसमें आपके पास पैराग्राफ टैग भी आता है। अब हम पैराग्राफ टैग को डिस्कस करते हैं, लेकिन पैराग्राफ टैग को डिस्कस करने से पहले मुझे आपसे 2 बातें करनी हैं, और वो 2 बातें हैं इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। क्या किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया है? ओके, तो मैं अगर आपसे काइंड ऑफ ए क्वेश्चन यहाँ पे करूँ कि ये जो H1 मेरा था, ये इनलाइन एलिमेंट था या ब्लॉक एलिमेंट था? ओके, सो बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन है इस बारे में? ये जो अभी क्वेश्चन हुआ, इसलिए बाकी मैं डिटेल में इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट को अभी डिस्कस करता हूँ, लेकिन क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? आई थिंक फरूक ने बताया था कि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, कि कंसिडर होता है। ओके, इनलाइन एलिमेंट जैसे आपकी एक लाइन है, कंसिडर करो कि ये मेरी एक रो है जो मैंने यहाँ पे ऑक्यूपाई की, बल्कि ये रो है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लिखता हूँ, और उसके आगे भी मेरा एक और एलिमेंट आ सकता है। ये मेरी इनलाइन एलिमेंट कंसिडर की जाएंगे। लेकिन अगर कोई ब्लॉक एलिमेंट है, तो ब्लॉक एलिमेंट के सिनेरियो में क्या होगा कि मैं जैसे ही कोई एक एलिमेंट बनाऊंगा, तो क्या होगा, दूसरा एलिमेंट उसके एडजेसेंट नहीं आ सकता, उसके बराबर में नहीं आ सकता। वो क्या करेगा, वो नई रो में या नई लाइन में जाएगा। वो क्या करेगा कि ऐसे यहाँ से इसको लाइन ब्रेक करेगा और दूसरी लाइन में यहाँ से इसको स्विच कराएगा। बाकी ये इसकी जो ये फाइल है, ये मैं आप लोगों को स्लैक ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ हमारा एक काइंड ऑफ ब्लॉक एलिमेंट है, जिसको हम अगर जिसका जो हमारा टैग का स्ट्रक्चर है वो पी से स्टार्ट होता है। अगर आप अपने वी एस कोड में पी प्रेस करोगे, तो आपको पहली सजेशन पैराग्राफ की देगा। जैसे ही आप प्रेस करोगे, तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग टैग खुद ही ये बना देगा। तो पैराग्राफ के अंदर आप अगर कोई भी एलिमेंट लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैं कोई बहुत बड़ा कंटेंट इसमें लिखता हूँ। अब बहुत बड़े कंटेंट के लिखने के लिए 2 तरीके हैं, आइदर मैं यहाँ पे कोई उल्टे सीधे कैप्स लिख दूँ, या फिर मैं कोई गूगल से कंटेंट उठा लूँ। नहीं तो वीएस कोड एक और चीज़ प्रोवाइड करता है, लॉरम एप्सम का एक काफ़ी कंटेंट। अगर आप लॉरम लिखो, तो वो आगे आपको सजेशन देता है, इसके आगे इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। आप आगे 500 लिख दो, 4 5 रो कॉलम डिवाइड कर दो, तो वो आपको उतने रो और उतने कॉलम का कोई भी अजीबो-गरीब किस्म का टेक्स्ट लिख के दे देता है। हम यहाँ पे आते हैं वापस से अपनी वेबसाइट पे। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप ये देखो कि ये मेरा लॉरम एप्सम, आई थिंक लॉरम एप्सम से थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों को एलिमेंट्स को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट्स के बारे में आप लोगों को क्लियर है ना, कि कमेंट वो पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इन पांचों हेडिंग्स को भी कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कैसे करते हैं, हम क्या करें कि कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क को अगर मैं प्रेस करूंगा, तो ये लाइन ऑफ कोड जो है मेरा वो कमेंट हो जाएगा। ओके, तो कमेंट में वापस से आता हूँ। अब मैं इस लॉरम इप्सम के कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और ज़्यादा लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि अभी ये मेरी स्क्रीन में यहाँ तक आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखो ये 2 लाइन में मेरा कंटेंट आया है। अब मैं नीचे जाता हूँ, एक और पैराग्राफ बनाता हूँ। एक और पैराग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लॉरम इप्सम एक लाइन वाला ही लिख लेता हूँ। लेकिन मैं प्रेस करूँगा, तो आप देखो कि इस लाइन के आगे मेरे पास यहाँ पे कुछ स्पेस मौजूद है। लेकिन मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, तो ये अगला जो है वो अगली लाइन से शुरू हुआ है। तो विच इज़ के ये क्या किया इस पैराग्राफ ने, इतने पीस को जितना उसका कंटेंट था, उसने उतने कंटेंट के हिसाब से एक ब्लॉक ऑक्यूपाई किया। एंड वो ब्लॉक जो होता है, वो आपके जो भी मीडिया होगा उसकी पूरी विड्थ को वो एक ब्लॉक कंसिडर करता है, और उस ब्लॉक के हिसाब से फिर वो अपनी हाइट को एडजस्ट करता है। लेकिन उसकी विड्थ के रेंज के अंदर वो किसी दूसरे को, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ कंटेंट की जगह बनी हुई है, तो ये क्या करेगा कि दूसरे एलिमेंट को नहीं आने देगा, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, अपने आप को ब्लॉक कंसिडर करता है। बरक्स इसके हमारे पास कुछ स्पैन्स कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इधर मैं आपको लिख देता हूँ भाई, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक एलिमेंट। आपके पास मेजॉरिटी जितने भी एचटीएमएल के काफ़ी मतलब 70-80% जो आपके टैग्स हैं, वो आपके वो हैं, ब्लॉक एलिमेंट हैं। बहुत काइंड ऑफ बहुत थोड़े से ऐसे टैग्स हैं जो आपके इनलाइन होते हैं। जैसे आपके पास एक और बहुत फेमस टैग है, जिसे हम कहते हैं डिव। जो आप अगर कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाओ, फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ,
और इसकी मैं बॉडी को ओपन करता हूँ, तो आप बॉडी को ओपन करते ही देखोगे कि भाई एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है, डिव। डिव कहीं पे किसी ने कुछ भी यूज़ करना है तो वो डिव ही यूज़ करता है। जी भाई कोई क्वेश्चन है? ब्लॉक एलिमेंट ब्लॉक एवरीथिंग इन इट्स रो, ये शब्द था, ब्लॉक एलिमेंट ब्लॉक एवरीथिंग इन इट्स रो। तो डिव क्या होती है? डिव बेसिकली जैसे आपका पैराग्राफ होता है, इसी तरह एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये क्या करता है? ये भी एक ब्लॉक को ऑक्यूपाई कर लेता है मेजॉरिटी, क्योंकि पैराग्राफ एक रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है, जिसमें हम, अगर आपको कोई पैराग्राफ का ही काम करना है तो वो आप पैराग्राफ में करते हो। बाकी अगर आपको जैसे और भी कोई ऐसा काम करना है जो पैराग्राफ जिसकी असल जो वैल्यू है वो पैराग्राफ नहीं है, या जिसका मकसद पैराग्राफ नहीं है, तो आप पैराग्राफ की जगह कंसिडर करते हो। एचटीएमएल ने एक जनरल ब्लॉक एलिमेंट प्रोवाइड किया है जिसे हम कहते हैं डिव। तो आप अगर डिव के अंदर कोई कंटेंट लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने 4 रो 4 कॉलम का यहाँ पे कंटेंट लिखा, तो अगर मैं डिव पे आता हूँ तो मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा, तो ये मेरी डिव यहाँ पे बन गई है। अच्छा, ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आपका यहाँ पे ये एलिमेंट, ये जो कंटेंट है, ये भले मैंने लाइन ब्रेक कर दी हो, लेकिन ये क्या करेगा कि एचटीएमएल जैसे ही इसको ब्राउज़र इसको रीड करेगा, वो क्या करेगा कि ये जो इसकी यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये एंटर्स हैं, वो इसको हटा देगा। वो इस पूरे स्पेस को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पेस को एक स्पेस कंसिडर करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि सेट जो है, सेट के आगे उसने सिर्फ एक ही स्पेस कंसिडर किया है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसको ब्रेक करना है, फॉर एग्जांपल ये जैसे मेरे कॉलम्स में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ऐसे ही आए, ऐसे ही वेबसाइट पे शो हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे इस लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस लाइन को ब्रेक करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? ओके। अच्छा, अब बीआर जो है वो कैसा टैग है? क्लोजिंग, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, या इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अलग-अलग होता है? अच्छा, बीआर को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सॉरी मेरे कैप्स ऑन थे, बीआर तो हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है। लेकिन इन चीज़ों को याद रखना आप लोग कि जो-जो यहाँ पे टैग्स मैं सेल्फ क्लोजिंग कर रहा हूँ, उसमें मैं ऐसे करके उसको इस तरह करके सेल्फ क्लोज़ नहीं कर रहा। लेकिन जब हम रिएक्ट की तरफ जाएँगे तो रिएक्ट के अंदर हमें सेल्फ क्लोज़ टैग की रिस्ट्रिक्शन को इस तरह बंद करना पड़ेगा। सही है? अभी आप इसको इसी तरह कर लो, क्योंकि एचटीएमएल में जब ये नॉर्मल एचटीएमएल की फाइल पार्स हो रही होती है, वहाँ पे इतना मसला नहीं होता, लेकिन आगे मसला होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ भी और यहाँ भी मैं बीआर टैग डाल देता हूँ। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह बन गया। तो बीआर, हम ज़्यादातर बीआर को सिनेरियोज में कंसिडर नहीं करते, इसकी जगह हम इसको सीएसएस से लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा डिव एक और बहुत फेमस ब्लॉक टैग था। इसकी जगह अब हम चलते हैं इनलाइन टैग्स के बारे में। यहाँ पे मैं एक और बीआर देता हूँ, क्योंकि मुझे न्यू लाइन कंसिडर करनी है इनलाइन एलिमेंट्स के लिए। इनलाइन एलिमेंट्स, यार ये नहीं है। तो सबसे पहला जो इनलाइन एलिमेंट अगर हम देखें तो वो हमारे पास होता है स्पैन। स्पैन स्पैन हमारा, स्पैन को इनलाइन एलिमेंट भी कहते हैं और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। अब ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। इसको मैं पहले ये चीज़ यहाँ पे कवर कर लूँ, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कंटेंट लिखता हूँ लॉरम इप्सम, जो मैं लॉरम इप्सम जनरल वाला लिख रहा हूँ, आई थिंक ये एक लाइन से कम में ही होगा। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश, नहीं है थोड़ा ज़्यादा हो, चलो सही है, इसने मुझे एक और ब्लॉक आगे दे दिया। अब मैं एक और स्पैन इसके आगे लिखता हूँ, बल्कि स्पैन इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसी स्पैन को। ये तो आप देख रहे हो कि मैं बगैर कॉपी पेस्ट किए इसको करता हूँ, तो ये वीएस कोड की शॉर्टकट ट्रिक है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट ऑल्ट डाउन की प्रेस करता हूँ, तो ये नीचे डाउन उसकी एक कॉपी बना देता है। अगर मैं शिफ्ट ऑल्ट अप की प्रेस करूँगा तो ये उसके ऊपर एक कॉपी बना देगा। ओके, अब मैं आता हूँ, मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मेरा जो अगला लॉरम एप्सन शुरू हुआ वो उसने बिल्कुल उसके आगे से ही शुरू किया। तो ये मेरे इनलाइन एलिमेंट की एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। इनलाइन एलिमेंट भी ब्लॉक को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ब्लॉक के अंदर अगर कोई स्पेस रिमेनिंग बच जाती है तो वो कहता है कि दूसरा ब्लॉक इसको यूज कर सकता है। ओके, तो ये थी हमारी ये चीज़ें, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का डिस्कशन था। आगे चलते हैं, और इसमें कोई चीज़ डिस्क्रिप्शन, एचटीएमएल, ओपनिंग। अच्छा, इसमें जो ये कुछ आगे की चीज़ें हैं, थोड़ी ये जनरल डिस्कशन, ये आप लोग पढ़ लेना, ये थोड़ी इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अ क्लोजर लुक एट अ टैग, तो भाई क्लोजर लुक एट अ टैग अगर आप लोग देखना चाहो तो ये आपका बेसिकली आपका
ग्रेटर देन और लेस देन के जो सिंबल्स होते हैं, उसके अंदर आप जो भी एलिमेंट जो भी वर्ड लिख देते हो वो बेसिकली एक टैग बन जाता है। ओके। और उस टैग के को फिर क्या करना पड़ता है कि आपको उसे क्लोज भी करना पड़ता है। जब आप क्लोज करते हो तो आपका जो राइट एंगल ब्रैकेट होता है, इससे पहले आप स्लैश लगा देते हो। जैसे ही आप इससे पहले स्लैश लगा देते हो तो वो उसका क्लोजिंग टैग कंसिडर कर लिया जाता है, उसका क्लोजिंग टैग बन जाता है, विच इज क्वाइट ईजी थिंग, तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। एट्रीब्यूट टेल अस मोर डिटेल अबाउट एलिमेंट। अब हम आते हैं एट्रीब्यूट की बात करते हैं। तो एट्रीब्यूट के लिए मुझे बेसिकली वापस से मेटा की तरफ आना पड़ेगा हेड टैग में। अब आप देख रहे हो कि ये आपकी एचटीएमएल जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अंदर ये लैंग्वेज ईएन लिखी हुई है। अब मैं कोई ऐसी वेबसाइट खोल लेता हूँ जिसमें मुझे लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाए, आई थिंक। तो मैं आपको इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से, या कोई ऐसी वेबसाइट आप लोगों को कोई भी जहन में है जो मल्टी लिंगुअल सपोर्टेड हो? मुझे फ़िलहाल जहन में नहीं आ रही है। बुकिन डॉट कॉम, ओके, ये राइट, सॉरी। नो, इसको देखते हैं, रुको। ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं दे रहा है मुझे कहीं पे भी। ओके, बुकिंग डॉट कॉम को अगर मैं यहाँ देखूँ से, ये सब चीज़ें, सेलेक्ट योर लैंग्वेज, ओके, इसको हम इस पे लेके जाते हैं। ओके। तो ये देखो कि ये जैसे ही मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट की लैंग्वेज चेंज की, आई डोंट नो मैंने कौन सी चेंज कर दी, लेकिन तो आप ये देखो कि यहाँ पे इसका लैंग्वेज एट्रीब्यूट जो है वो ए आर, ओके, अरेबिक हो गया। तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एच टी एम एल अगर ये एलिमेंट है, ये ई एन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अभी क्या है कि ये तो एक स्टैटिक वेबसाइट है, तो इसमें हम इसे ई एन को इंग्लिश कंसिडर करके चल रहे हैं। लेकिन जब हम कोई ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं जो डायनामिक वेबसाइट मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड होती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि डायनामिक यहाँ से लोकेल उठाते हैं। ये बेसिकली हमारे लोकेल्स कहलाते हैं। जो चीज़ें आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाई ना, ये वाली, कहाँ चला गया ये हमारे लोकेल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यूके का लोकेल अलग होगा, ए आर का अलग है, इंग्लिश का अलग है। जैसे अगर मैं और कोई खोलूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि आपके टैग के अंदर थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका ये चेंज हो गया। तो इसी तरह करके ये आपके टैग्स के अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसको वापस से इंग्लिश पे ले आते हैं, तो सही हो जाएगा, ये बेस्ट हो जाएगा। ओके, ये आपको एट्रीब्यूट, ओके। तो ये हमारे पास टैग्स होते हैं, इसके अंदर ये जो डिटेल्स हमें प्रोवाइड की होती हैं, ये हमारी एडिशनल एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इस टाइप के एडिशनल एट्रीब्यूट आप बहुत सारे डिफाइन कर सकते हो। इवन अगर हाँ, ये तो आपके मेटा के और हेड टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जब हम एच लिख रहे होते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी कभार हमें फॉर एग्जांपल कोई ऐसा डाटा है जो मुझे इस बटन के ऊपर यहाँ पे इस डिव के अंदर डाटा मौजूद है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन सपोज करो कि यहाँ पे इसके किसी टैग में किसी एट्रीब्यूट में मौजूद है, और मेरे पास एक बटन मौजूद है जिस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाए। अब मेरे पास ना कोई सर्वर कॉल है ना कोई कुछ है, ये जस्ट समझो कि एक स्टैटिक वेबसाइट है। तो उस बटन के ऊपर मैं उस एट्रीब्यूट में से वो वैल्यू गेट करके इसके इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा, और इसको उसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा, तो दोनों वैल्यूज को मैं टॉगल करा रहा हूँ। तो ये वाले काम भी हम यहाँ पे करते हैं, और भी बहुत सारी हमें डिटेल्स यहाँ पे मिलती हैं इसके अंदर। जैसे ही आपका ये पी टैग है ना, इस पी टैग की जब आप कोई फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करोगे कि भाई ये क्या काम कर रहा है, ये किसके लिए है, कौन कौन सी चीज़ों को, ये कोई एडोबी की सपोर्ट है क्या है, कोई आपकी प्लगइन से आ रहा है, ताकि आपको पता चले बाद में। फॉर एग्जांपल आपको कभी डीबग करना है इसको, यानी इसको कोई चीज़, अगर अगर ये आपका सपोज करो कि ये एक एच फाइल नहीं है, ये आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें ये काम हुआ हुआ है, तो वहाँ पे तो आपको इसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा ना। तो आपको फिर क्या करोगे कि आप इसकी फर्दर डिटेल को भी देखोगे कि आखिर ये बन कहाँ से रहा है। हो सकता है ये कहीं डायनामिक हो, कहीं ये आपके एचटीएमएल में लिखा हुआ ही ना हो, या आपने जावास्क्रिप्ट से बनाया हो, ये डायनामिक एलिमेंट हो, क्योंकि आप पूरा एलिमेंट भी जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो, और ये काम भी हम करेंगे आगे। ओके। तो इस तरह की फर्दर डिटेल हमारी एट्रीब्यूट्स होती हैं। एट्रीब्यूट में हम देखते हैं, वापस से आते हैं हम इसी इधर ही। तो ये सबसे पहला क्या होता है, इसका जो पहला पार्ट होता है इक्वल साइन से पहले, ये कहते हैं एट्रीब्यूट नेम, और इधर हम लिखते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू। ओके।
जैसे यहाँ पे फ्रेंच लोकेल आ गया और ये सब। अब आते हैं बॉडी, हेड और टाइटल। ये बॉडी, हेड और टाइटल मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, और काइंड ऑफ अगर किसी ने थोड़ा कोई मिस किया हो तो वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया था, वो आप लोग देख भी लेना। और मैं दोबारा से जल्दी से क्विकली बता देता हूँ कि आपका हेड क्या होता है। कि हेड वो पार्ट होता है जिसमें आपकी, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट का अगर मैं हेड खोलूँ तो सबसे पहले आप नोटिस करो कि जैसे ही मैं बॉडी टैग के ऊपर अपना कर्सर रखता हूँ, थोड़ा मैं इसे ज़ूम भी कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मेन आ गया, मेन से ऊपर मेरी बॉडी आ गई। अब देखो जैसे ही मैं बॉडी टैग के ऊपर अपना कर्सर रखता हूँ या कहीं पे भी यहाँ पे घुमाता हूँ, तो ये जो ये कंटेंट है यहाँ पे ये ब्लू हो जाता है। लेकिन जब हेड पे मैं अपना कर्सर रखता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हेड के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो वेबसाइट के ऊपर यूजर के लिए विजिबल नहीं होती। ये एक काइंड ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है जो आपके, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉट आता है या आपको एसईओ करानी है या इस टाइप की फर्दर इंफॉर्मेशन जो आपको यूजर के लिए नहीं, जो आपकी वेबसाइट के लिए होती है, हवाले से होती है, वो इसमें हिडन तौर पर मौजूद होती है, ओके। वापस आते हैं हम इधर। हेड के आगे बॉडी। बॉडी क्या होती है? बॉडी आपकी वो होती है जिसमें आपकी पूरी एचटीएमएल, बेसिकली आपकी पूरी वेबसाइट जिस टैग में रैप हुई होती है, सबसे मेन पैरेंट टैग जो होता है वो आपका बॉडी होता है, ओके। बॉडी के बाद अगर हम चलते हैं टाइटल। टाइटल मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जितने भी मेरे टैब खुले हुए हैं इन सब के ऊपर आपको देख रहे हो, जैसे यहाँ वीडियो डिटेल स्क्रीन, इस पे एप्पल, इस पे मल्टीलिंगुअल वेबसाइट, क्लास वन, ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये होता है टाइटल। ये हम टाइटल टैग में लिखते हैं। आगे चलते हैं, जैसे इसने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये काइंड ऑफ ओल्ड है तो आप लोग इसको अगर देखना चाहो तो देख लेना। क्रिएटिंग अ वेब पेज ऑन अ पीसी, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। ये क्या, आप क्या करना है कि दोबारा मैं अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ कि आपने कोई भी अपनी वेबसाइट बनाने से पहले इस स्टेज के ऊपर राइट नाउ हम जो पढ़ रहे हैं वो हम एचटीएमएल पढ़ रहे हैं। तो आपने कोई भी फाइल बनानी है, कोई भी उसका नाम देना है, तो अभी से अपनी बेस्ट प्रैक्टिस बनाएं कि फाइल का नेम जो है वो एक ऐसा यूजफुल नेम हो। लाइक ऐसे नहीं एक्स वाई जी डॉट एच टी एम एल कुछ भी कर दें, और लेकिन जो भी फाइल नेम हो उसके आगे अगर आपको उसको वेबसाइट में कन्वर्ट करना है और ऐसा काम करना है उसमें जो ब्राउजर रीड करे, तो ब्राउजर डॉट एच टी एम एल की फाइल को रीड करता है, तो आपको उसके आगे डॉट एच टी एम एल लगाना पड़ेगा। गॉट इट? अगर ये क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सही है, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ इतने इसमें, इसके अगले चैप्टर्स पे। यहाँ पे क्रिएटिंग अ वेब पेज ऑन मैक। अगर आप में से किसी के पास मैकबुक है तो आप लोग तो डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, चीज़ें सेम होती हैं, इसी तरह आपका वेब पेज बनता है। आगे चलते हैं। कोड इन अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जो सीएमएस होते हैं उसमें भी आपके कोड इसी तरह बन रहे होते हैं, उसमें बस ज़्यादातर चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप और इस तरह करके हो रही होती हैं। मतलब उसकी डिफरेंट यूटिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड कर देता है ईज़ के लिए आपकी। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई? हमारी समरी। समरी हो गई एचटीएमएल स्ट्रक्चर। ये पेज नंबर 45, आप लोग इसको नोट कर लो। सही है, मैं ये आप लोगों ने अपने सेल्फ रीड करोगे आप लोग। ये मैं, अच्छा मैं पहले ये लिंक भी प्रोवाइड कर चुका हूँ वीएस कोड का, ओके। एचटीएमएल समरी। काइंड ऑफ किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कर सकता है, बाकी मैं इसको जल्दी से देख लेता हूँ कि एचटीएमएल पेजेस आर अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये जो हम कल डॉम की बात कर रहे थे, बेसिकली वो ये चीज़ थी कि जो भी आपको वेबसाइट पे दिख रहा है, बेसिकली अगर मैं ये वेबसाइट खोलूँ, ये सॉरी ये तो मेरा पीडीएफ है, ये वाली वेबसाइट, तो ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, क्योंकि ब्राउज़र एक डॉक्यूमेंट को सपोज करो रीड कर रहा है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। सो ये हो गया हमारा। इसके आगे चलते हैं। HTML यूजेस टैग कैरेक्टर टू सिट इनसाइड एंगल्ड ब्रैकेट, ये चीज़ हमने देख ली है। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? अगर है तो आप लोग पूछ सकते हो। टैग्स आर ऑफन रेफर टू एज एन एलिमेंट। ये जो टैग्स होते हैं इनको हम बेसिकली एलिमेंट भी कहते हैं। ये काइंड ऑफ एक टर्म है, आप उसको टैग्स कहना चाहो टैग्स कहो, एलिमेंट कहना चाहो एलिमेंट कहो। टैग्स यूजुअली कम इन पेयर। पेयर से मुराद मेरी ये थी कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि आपके टू टाइप ऑफ टैग होते हैं। एक आपका क्लोजिंग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और दूसरा आपका जिसको आपको खुद ही जिसका आपको क्लोजिंग टैग टैग भी लिखना पड़ता है। दे यूजुअली कम इन पेयर। ओपनिंग टैग्स कैन कैरी एट्रीब्यूट। अच्छा, एक और चीज़ जो काइंड ऑफ मैंने मिस कर दी, यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल गया कि आपको जो भी आप अगर इसमें एट्रीब्यूट्स और डेफिनेशंस और जितनी डिटेल प्रोवाइड करते हो वो आप हमेशा अपने ओपनिंग टैग में लिखते हो। उससे आप ऐसा नहीं है कि HTML, ये HTML का टैग है, ये बॉडी का टैग है, ये पी का टैग है, आपको इसके अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं तो वो आप इसमें कर दो। इसमें नहीं कर सकते, ये वॉयलेशन हो जाएगी रूल की। आप उसको हमेशा इसी में डिफाइन करेंगे, ओके।
आगे चलते हैं भाई, हम लोग एट्रीब्यूट रिक्वायर नेम एंड वैल्यू, ये चीज़ मैंने आपको शो भी करा दी, एग्जाम्पल भी इसकी दिखाई है। और जब हम इस पे काम करेंगे प्रॉपर वेबसाइट, तो हम वहाँ पे इसे यूज़ भी करेंगे। टू लर्न HTML यू नीड टू नो टैग्स आर अवेलेबल फॉर यू टू यूज़, व्हाट दे डू, व्हाट दे आर, दे कैन गो, वेयर दे कैन गो। ओके, सबसे अब दूसरा जो हमारा है टैग, इसमें हमारा डिस्कशन हुआ है हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। हेडिंग्स एंड पैराग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं बोल्ड, इटैलिक एंड एम्फेसाइज। अब हम इसको, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बोल्ड, इटैलिक एंड एम्फेसाइज। अच्छा, ये काइंड ऑफ जो प्रीवियस कोड है, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, सही है। तो इसको आप लोग जैसे ही अगर आपको इसको अनकमेंट करना है, तो आप जो की मैंने प्रेस की है कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, उससे आप प्रेस करोगे तो कमेंट हुआ होगा तो अनकमेंट हो जाएगा, और अनकमेंट होगा तो, और कमेंट नहीं होगा, अनकमेंट होगा तो कमेंट हो जाएगा। ओके, इस सब को मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब दूसरी टाइप पे जाना है। बोल्ड, इटैलिक एंड एम्फसाइज। अच्छा जी, बोल्ड, इटैलिक एंड एम्फसाइज से पहले मुझे एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है कि आप लोगों को एसईओ और रीडेबिलिटी वेबसाइट, इसके बारे में कोई आइडिया है कि एसईओ क्या चीज़ होती है और ये सब? हेलो, यार आइडिया है किसी को एसईओ वगैरह के रिलेटेड? ओके, अब्दुल्ला इज टाइपिंग। ओके, एसईओ क्या होता है? बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। अब जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, तो सर्च इंजन जो आपका गूगल है या डिफरेंट काइंड ऑफ आपके सर्च इंजन है, जब वो आपकी वेबसाइट को रैंक करते हैं ना, जैसे कोई भी आप वेबसाइट देख रहे हैं, वो वेबसाइट आपको फॉर सर्च इंजन, सर्च रिजल्ट में ऊपर लाने के लिए। ओके, तो वो वेबसाइट क्या होती है कि अगर आपको उसको टॉप पे लेकर आना है या उसकी रैंकिंग करनी है, तो आपको क्या करना होता है, गूगल ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जैसे मैं कल बात कर रहा था, कम्युनिटी ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, अगर आप उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करोगे, तो आपका जो है ये काम बनेगा। तो आपकी वेबसाइट जो है ना अच्छी कंसिडर की जाएगी और गूगल उसे रैंक करेगा। इसके साथ इसके ऊपर मैं एक और टर्म ऐड कर रहा हूँ, सिमेंटिक। सिमेंटिक के बारे में आप लोगों की क्या राय है? किसी का कोई आइडिया है सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, पहले मैं आपको इन तीनों टैग्स के बारे में बताता हूँ। ये तीनों टैग क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं बोल्ड टैग। जैसे मैंने यहाँ बोल्ड लिखा, सॉरी बोल्ड टैग होता है आपका बी से, मैंने बी लिखा, इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ। पहले मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट आपको लिख के दिखाता हूँ, इससे ऊपर पैराग्राफ में। ओके, बी में लिखते हैं दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, और इससे हम नीचे कंपैरिजन में लिखते हैं दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। नाउ लेट मी गो टू वेबसाइट अगेन। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट था। थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूँ आप लोगों को, काफ़ी है इतना जूम। दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट और दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट। तो ये अगर हमें किसी चीज़ को बोल्ड करना होता है, तो हम उसे बी टैग में रखते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है, पहले मैं तीनों टैग्स को बता दूं, फिर मैं इसका सेमेंटिक की तरफ लेके जाता हूँ। इटैलिक, इटैलिक के लिए भी मुझे पहले एक पी टैग लेना पड़ेगा। दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, इसके नीचे हम आते हैं, आई ले लेते हैं, दिस इज इटैलिक। मैं आता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या लग गया, ओह सॉरी, दिस इज, ये देखो इटैलिक टेक्स्ट मींस लाइक वो थोड़ा इटैलिक स्टाइल में हो जाता है, इटैलिक। उसके बाद है, बात कर रहे हैं ये एम्फसाइज की। एम्फसाइज आपका होता है ईएम, दिस इज ईएम टैग। चलते हैं, तो आप देख रहे हो कि ईएम टैग और आई में, सॉरी मैं यहाँ एक लाइन ब्रेक डाल दूँ, क्या आपको समझ आएगा। दिस इज ईएम टैग, ईएम और इटैलिक टैग्स जो है, वो दोनों दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या वजह हुई कि हमें ईएम अलग से, आई की जो है एक और ईएम बनाना पड़ा। इसी तरह मैं बोल्ड का अगर एग्जांपल यहाँ पे लिखूं, तो मैं एक और टैग लिख रहा हूँ जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो बोल्ड टैग। देखो, ओह सॉरी यार, यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेक दे देते हैं। तो देखो ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, बोल्ड भी और स्ट्रॉन्ग भी, इटैलिक भी और ये वाला भी। तो अब क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें भाई बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग को लाना पड़ा और इटैलिक की जगह एम्फसाइज को लाना पड़ा? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेमेंटिक की तरफ। जी प्लीज़, कौन? इसी तरह मैं भी डिफाइन करने वाला था। अगर इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ,
कि आप लोगों की जो वेबसाइट्स होती हैं, अब इसके अंदर अगर आप जाके पढ़ेंगे तो रीडेबिलिटी के फीचर्स भी इन्होंने डाले हैं। जैसे मैं अगर इसी वेबसाइट को यहाँ से ओपन करता हूँ, क्रोम में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन आई थिंक शायद ये इसमें अवेलेबल है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है, जो भी है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये देखो रीड अलाउड पेज, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पेज को रीड करने लगेगा। लेकिन क्या होता है कि अब जब ये बोल्ड टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें जब आपकी प्रॉपर वेबसाइट बनी होती है, तो पीपल लोग जब इसको रीड अलाउड और इस सब चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं, तो इसकी जो टोन होती है ना, जब वो इसको पढ़ता है, तो क्या होता है कि वो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह पढ़ता है। इसको वो एक ऐसे पढ़ेगा कि यहाँ पे एक बोल्ड टेक्स्ट यानी कि कोई ऐसी बात कही गई है जिसको वो अपने अलग कंसिडर करेगा। तो इन्हीं दोनों के लिए भी यही होता है। अच्छा, अब ये वाला जो टूल है बेसिकली रीड करने वाला, इसके ऊपर आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग तो हो जाती है, लेकिन अभी इसकी रीडेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा इसके जो है ना इश्यूज़ नहीं आते, क्योंकि ये एक एआई बेस्ड काम है और ये अभी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है। मतलब आप अगर इसको रीड करवाओगे तो वो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप इसको आपको कोई इतना डिफरेंस नहीं समझ आएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आप इन टैग्स को यूज़ करे बगैर अपनी वेबसाइट एसईओ के लिए भेज दोगे ना, तो वो रैंकिंग के लिए जो है थोड़ी फंस जाएगी। तो इसीलिए ये बेस्ट प्रैक्टिसेस भी कहलाती हैं। सही है भाई। ये हो गई, ये टैग्स हमने यहाँ देख लिए, चलते हैं आगे। उसके आगे क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर एंड सिमेंटिक मार्कअप। स्ट्रक्चरल मार्कअप्स मैंने आपको बता दिए। सिमेंटिक मार्कअप मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेन कर दिए दो, जिसमें आपकी दो एग्जांपल भी आ गई। इस तरह करके आप लोग सिमेंटिक टैग्स और भी देख सकते हो। सो काइंड ऑफ मैं यहाँ पे दो तीन मिनट का ब्रेक लेता हूँ, स्टॉप करता हूँ। एक आवर हमें हो गया है, तो हम देखते हैं कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो वो देखते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। ओके। ओके भाई, हमारी रिकॉर्डिंग रिज्यूम है, आगे चलते हैं हम लोग। ये हेडिंग्स के बारे में डिस्कशन हुआ हुआ है, हम लोग इसको देख चुके हैं, इस डिस्कशन को, ये कंप्लीट है ये डिस्कशन हमारा। जी भाई, कोई क्वेश्चन तो नहीं आया ना? ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा, अच्छा ये वाला, अगर आप लोगों को बोल्ड, इटैलिक और इनके डिफरेंस को, एम्फेसाइज को पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो और भी, तो वो मैंने आपको यहाँ पे, आप इस रेफरेंस पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देख लोगे। अब हम चलते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये दो टैग्स भी देख लेते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अगर हम यहाँ पे आते हैं, कोई दो तीन यहीं से एग्जांपल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है H2O, तो अब उसमें क्या होता है, जो टू होता है वो बेसिकली टॉप पे कहीं पे एच के ऊपर लिखा होता है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अगर इसको प्लेन में लिखूँ कहीं पे H2O को, तो और मैं अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करूँ, तो भाई ये मुझे ऐसे लिख के देगा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए टू जो है वो एच के ऊपर हो, तो मैं मतलब काइंड ऑफ ऐसे छोटा सा ऊपर लिखा हुआ रहा, तो मैं क्या करूँगा, सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करूँगा। Q3, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखो, सॉरी मैंने तो थोड़ा गैप दे दिया दोनों के, यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए हमें, तो ये हमारा ऐसे लिखा हुआ गया। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल दी गई थी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल लाइट इक्वेशन आइंस्टाइन वाली, वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं ई इज इक्वल टू एम सी टू, अगर टू तो बेसिकली मुझे इसके सी के जो है वो सबस्क्रिप्ट में चाहिए होता है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट में यहाँ पे देखूँ तो ये ऐसे लिखा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, काइंड ऑफ सिंपल इस टू को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से हम इसे सब में, सब टैग में डाल के टू लिख देंगे। एक मिनट, यहाँ से मैं ये गैप भी खत्म कर दूँ, तो ये यहाँ पे ऐसे आ गया। ये इसका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बहुत कम यूज़ होने वाले टैग्स हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। वाइट स्पेसेस को देखते हैं। व्हाइट स्पेसेस मैंने आपको अभी जब मैं ब्लॉक टैग बता रहा था तब मैंने आपको व्हाइट स्पेसेस को अगर हम डिस्कस करें, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने जब आपको ये वाली एग्जांपल दी थी व्हाइट स्पेसेस के लिए, मैं अपनी एक दोबारा इसी एग्जांपल को लेके आता हूँ। ये वाली डिव मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको काइंड ऑफ नीचे ले आता हूँ। ये टैग मैं यहाँ से वापस से बंद कर दूंगा, यहाँ आता हूँ, इधर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ये सारे मैं बी आर यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, ये मैंने सारे बी आर यहाँ से हटाए, मैं वापस इधर आता हूँ। तो देखो,
मैंने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो सिट के आगे मेरा पूरा एक लाइन ब्रेक था, उसने नहीं कंसिडर किया। यहाँ पे एक पूरा लाइन ब्रेक था, यहाँ लाइन ब्रेक था, नहीं कंसिडर किया। तो इसमें ये बता रहा है कि ये जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं ना, ब्राउज़र इनको नहीं रीड करता। ब्राउज़र इनको एक, आप 1-2 स्पेस दो या 1000 स्पेस दो, वो एक ही स्पेस कंसिडर करके चलता है। अगर आपको ज़्यादा स्पेसेस देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे ये जो ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ऐसा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, इसको भी ठीक कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऐसे ठीक कर लूँगा, ऐसे हो गया। अब देखो सबके साथ एक-एक गैप है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई यहाँ एक गैप ना आए, यहाँ पे 2-2 गैप आएँ। तो उसके लिए मेरे भाई आपके पास एक टैग होता है जिसको आप कहते हो, टैग नहीं होता, ये एक स्पेस का जो है यूनिकोड कैरेक्टर है, जिसको हम कहते हैं एनबीएसपी, अ, एनबी एनबीएसपी यार, 1 मिनट, मैं आई थिंक टैग मेरा बन क्यों नहीं रहा, मैं एक यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखूँ। एनबीएसपी इन्होंने यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, आई थिंक मैं मिस करेक्ट लिख रहा हूँ, कोई इसकी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। मैं इसको गूगल से उठा लेता हूँ। एनबीएसपी, एनबीएसपी ही तो है, मैं यही तो लिख रहा हूँ। ईएमएल एंटिटी, ओह सॉरी, मैं उसके फ्रंट पे जो है ये वाला एम्परसेंड का ये सिंबल लगाना भूल गया था। ओके, यस, सामा बोलो। एमटीएन डॉग्स, यस यस, वो मैं एमटीएन टैग वो मैं करूँगा अभी बिल्कुल। तो आप यहाँ पे देखें, अब मैं जैसे ये चीज़ें करूँगा ना उसामा, तो इसके बाद मैं एमडीएन डॉग्स खोल दूँगा। एमडीएन डॉग्स की जगह अगर आप, एमडीएन डॉग्स जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल की है। तो एमडीएन को अगर आप लोग फॉलो करना चाहो तो ज़रूर सही कर लो, नहीं तो एमडीएन के साथ साथ W3 स्कूल को कंसिडर कर लो। वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको ईजी लगेगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ देखो आपने एक एडिशनल स्पेस यहाँ पे मिल गया। अब मैं इसी एनबीएसपी को कॉपी करके इसकी मैं ज़रा 4-5 जो है यहाँ पे जल्दी-जल्दी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखो कि अब ये एडिशनल स्पेस है। तो अगर आपको एडिशनल स्पेस, जो व्हाइट स्पेस जो कंसिडर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा था, अगर आपको वो देखना है तो क्या है भाई, उसके लिए आपको यहाँ पे उसका यूनिकोड देना पड़ेगा, यूनिकोड कैरेक्टर देना पड़ेगा, ताकि वो बाद में डिकोड हो सके इन इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस। ओके, सो ये चलते हैं हम आगे। ये वाला आई थिंक हमने कंप्लीट किया है। सिमेंटिक मार्कअप हमने डिटेल में देख लिया, स्ट्रॉन्ग ईएम दोनों हम देख चुके हैं। ओके, तो अब हम आते हैं, ये जो हमने पीछे डिस्कशन सारा कंप्लीट किया था, आगे हम लोग देखते हैं कोटेशंस के टैग्स को। कोटेशन के टैग्स को अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ है कि इसकी मैं यहाँ से ये ब्लॉक कोड और ये इसकी एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। यार, आप लोगों को किसी को आइडिया है कोटेशन टैग्स का और कोड्स का क्या, कि ये क्या होते हैं? तो काइंडली कोई मुझे बताए इसको। ओके, नहीं, इन्वर्टेड कॉमास तो इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं कि आपको कोई, आप कभी-कभी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जहाँ पे आपको किसी की फ्रेज़ की हुई भी कोई बात या कोई रेफ़रेंस कहीं से दिया हुआ होता है, तो वो क्या होता है कि उसका उसकी साइट वहाँ पे लगी हुई होती है। एज़ अ लिंक इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें तो आप वहाँ पे जाते हो। यहाँ पे एज़ अ रेफ़रेंस की फ़ॉर्म में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर इसे करता हूँ, तो डिड यू एवर स्टॉप अगेन, 1 मिनट, मैंने शायद इसे सही लिखा नहीं है ब्लॉक कोड को। ओह! सॉरी, पार्ट यहाँ रह गया था। यार आई थिंक ये ब्राउज़र में कंपैटिबिलिटी इश्यू है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्या होता है, कि जब आप उस टैग के ऊपर, उस लाइन के ऊपर होवर करते हो, तो वो क्या करता है कि उस टैग को, साइट के रेफ़रेंस को वहाँ पे सिर्फ़ जनरेट करके देता है। जैसे यहाँ पे अगर आपका कोई एंकर टैग होता है, जैसे अगर यहाँ पे आप एंकर टैग लिखो, एंकर टैग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ google.com, और यहाँ पे आप बोलो गो टू गूगल।
ओके, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नीचे देखो बिल्कुल मेरे बॉटम पे रेफरेंस आ रहा है गो टू गूगल डॉट कॉम का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये वहाँ जा सकता है। लेकिन इसके केस में ये नहीं होता, ये ब्लॉक कोड्स में, ब्लॉक कोड्स को मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये क्यों अभी इशू कर रहा है। आई थिंक मुझे इसको किसी दूसरे ब्राउज़र में शायद चेक करना पड़े। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, डू यू फॉरगॉट, ओके, ये देखो यहाँ पे इसने मुझे सर्च का ऑप्शन इस तरह दिया। तो ये इस तरह करके चीज़ें देता है आई थिंक। लेकिन ये प्रॉपर नहीं ब्लॉक कोड का टैग चला। ये मैं आप लोगों को देख के बता देता हूँ इसका क्या सीन है। ओके, ब्लॉक कोड को हम स्किप करते हैं, इससे आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें जस्ट आपकी जो है साइटेशंस या ये सब चीज़ें आई, इस टैग को अगर यहाँ पे लिख देता हूँ एंड देन आई विल, मैं यहाँ जाके इसको अपने रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो ये एड्रेस का एक नॉर्मल एड्रेस के तौर पर। अब आप लोग ये सारा काम, ये जो आपने एड्रेस का लिखा हुआ है, ये आप इटैलिक टैग से भी कर सकते हो। ये जो आपका है ये आप एंकर टैग में डालोगे और एंकर टैग में आपका ये काम हो जाएगा जैसे यहाँ पे हो रहा है। लेकिन क्या है कि ये जो एड्रेस के अंदर आ गया तो एड्रेस उसे एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव कर रहा है वहाँ पे। उसकी उसने जो है उसमें चेंज प्रोड्यूस कर दिया जो कि आपको काइंड ऑफ डिफरेंट चेंज लग रहा है। तो ये था हमारी ये सारी डिस्कशन थी। अब मैं अगले 5 मिनट के अंदर आज के सेशन को रैप करूँगा एंड देन फिर ये सारा काम हम लोग, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये इंटरैक्टिव सेशन होगा, तो इसमें ये सारी चीज़ें आप लोग भी करना अगले 30-45 मिनट्स में, ताकि हम लोग देखें कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी चीज़ में। और जैसे-जैसे आज आज तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है अपने डिस्कशन में, क्योंकि जो ये ईज़ी टॉपिक्स थे, कोई इतनी ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं थी। लेकिन आगे जब हम डिटेल वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें जो है इसमें मैं आप लोगों को साथ-साथ जो है वो कोड भी अपने करवाऊँगा। ताकि जैसे अभी हम इसमें आगे जाएँगे सीएसएस में पहुँचेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि साथ-साथ हम लोग कोड भी करें और जिसमें हम प्रॉपर वेबसाइट और वो सब कुछ बनाएँगे। इसमें हम ये भी देख सकते हैं इंसर्ट, डिलीट टैग ये सारे होते हैं। डिलीट जैसे आप कभी अगर कोई वेबसाइट पे जाओ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस। जैसे अगर आप लोग हमारा ब्रोशर ही फॉलो करो जिसमें जिसके ज़रिए मैंने आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे शेयर किया था, तो उसमें हमारी प्राइस लिखी हुई थी 15,000 रुपीज़। ओके, लेकिन आगे क्या था कि वो एक ये 15,000 जो है वो डिलीट हुई भी थी और आगे हमारा जो है वो 10,000 लिखा हुआ था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये होगा डिलीट के टैग में। आप ऐसे नहीं करोगे कि इसको यहाँ से मिटा दो भई बन गई, नहीं, आपको प्रमोशन दिखानी है ना अपनी वेबसाइट पे। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से आएँगे डिलीट का टैग लेंगे और इसे यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब जब आप इसको डिलीट के टैग में रखेंगे तो यहाँ से आप जैसे देखोगे तो ये देखो, ये आपको लग रहा है कि ये आपकी ओल्ड प्राइस थी और अब क्या है न्यू प्राइस ऐसे हो गई। जैसे आप लोगों को कार्ड के प्राइस दिखाई जाती है इस तरह करके ये हो गई है। ओके, आई थिंक आई फॉरगॉट 10। ओके, इनटू कंटेंट इंसर्ट, इसी तरह आपके पास इंसर्ट का भी होता है कि आप अगर इंसर्ट का टैग लिखोगे तो वो देखोगे इंसर्ट, जैसे कि उस जगह पे आपने कोई किसी पुरानी चीज़ को डिलीट करके उसकी जगह नया इंसर्ट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी कि ये जो हमने यहाँ ये लिखा है इसको हम कर दें भाई इंसर्ट टैग में क्लोज कर दें। ओके, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वापस जाता हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे, अपने पेज पे, तो ये देखो कि ये इंसर्ट हुआ हुआ ऐसा अलग से लग रहा है। ओके, अगले उस पे हम जाएँगे, आगे हमारे पास ये देखें यहाँ पे सारी डिस्कशन इस तरह हुई हुई है। ये चैप्टर भी हमारा टॉपिक कंप्लीट है। इससे आगे हमारे एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट। ओके, कौन जॉइन कर रहा है? सैयद मोहम्मद अली एडमिटिंग। तो ये हमारी सारी टॉपिक ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है जो हमने पीछे सारा पढ़ लिया है। तो उसी की एक समराइज़ यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है। इससे आगे जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक की टेक्स्ट की समरी है, तो ये आप लोग समरी देख लेना। समरी पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कोई इतनी ख़ास इसमें डिटेल नहीं है कि एचटीएमएल एलिमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर जो हमने पीछे बात की थी। दे ऑल्सो प्रोवाइड सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन, सिमेंटिक टैग्स को हमने बहुत डिटेल में अभी देख लिया है। काइंड ऑफ हमने बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स देख लिए। अगला हमारे पास है लिस्ट का टॉपिक। अगर हम लिस्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछ लूँ कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। ओके, अब हम जाते हैं, हमारा टास्क क्या था कि मैं यहाँ से हम क्या लिखेंगे HTML5 प्रेस करूँगा तो मेरे पास HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा।
सबसे पहले मैं इसका वो लिख देता हूँ, दिस इज टास्क 1। ओके, अब हमें क्या करने हैं, टू ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहला जो ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है, div। ओह सॉरी, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की है। ओके, अभी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, देखो मैं वापस से इसको मिटा देता हूँ। सही है, हम शुरू से दोबारा करेंगे इसे। HTML5, ये मेरे पास इसकी टेम्पलेट आ गई। ओके, किसी को ये टेम्पलेट लाने में मसला तो नहीं था ना। टास्क 1, ओके टास्क 1 आगे हम टैग डाल देते हैं, किसका है भाई, HTML का। अब हमें यहाँ पे लाने हैं टू ब्लॉक एलिमेंट्स या टू ब्लॉक टैग्स, और साथ में हमें दो कौन से चाहिए, इनलाइन। ओके, अब हम यहाँ आते हैं, तो ब्लॉक में हमारे पास सबसे पहला क्या होता है, div। दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक एलिमेंट MENT, दिस फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ क्या है, ये भी मेरा एक ब्लॉक एलिमेंट है। दिस इज सेकंड ब्लॉक एलिमेंट। हम आते हैं इनलाइन एलिमेंट में। इनलाइन में हमारे पास है स्पैन, दिस इज फर्स्ट इनलाइन एलिमेंट। और दूसरा हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एंकर टैग। एंकर टैग जो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एंकर नहीं समझ आ रहा तो हम यहाँ पे बोल्ड टैग यूज़ कर लेते हैं। दिस इज सेकेंड ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट। अब इसमें मैं एक और टास्क आप लोगों को दे रहा हूँ, वो है कि यहाँ जो ये फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ है, इसकी जगह मुझे ये चाहिए 1ST, सेकंड 2ND। लेकिन ये मुझे कैसा चाहिए भाई, ये जो ST है ना, ये बेसिकली यहाँ टॉप पे लिखा हो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये मैं आप लोगों को आप लोगों का ये सेकंड टास्क है, अब ये आप लोग करें। क्या, या मुझे बताओ, कोई इस पे सजेशन दो कि ये टास्क कैसे होगा, ये वाला, इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा। ओके, ये आप लोग ये टास्क करें आप लोग। ओके, मैंने पॉज किया हुआ था। ओके जी, अब हम यहाँ पे आते हैं, हम आगे जाते हैं लिस्ट एलिमेंट की तरफ। तो लिस्ट एलिमेंट के बारे में अगर हम देखें तो हमें बहुत सी जगह पे ऊपर, वेबसाइट के ऊपर बहुत जगह पे हमें लिस्ट मिल रही होती है। अब लिस्ट डिस्प्ले हो रही होती है। अब लिस्ट हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ भाई। लिस्ट के लिए सबसे पहले आपको इसको ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि ये एक लिस्ट है। इसके लिए आपको सबसे पहले बताना पड़ता है भाई, आइदर इसके अंदर जो कंटेंट है वो ऑर्डर्ड लिस्ट का है या अनऑर्डर्ड लिस्ट का है। अगर आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है तो आप OL लिखते हैं, और अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो आप UL लिखते हैं। UL लिखेंगे, उसके अंदर बस ये पहला वाला काम डिफरेंट है दोनों लिस्ट में, आगे जो है वो काम ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर एक LI बनाता हूँ, टास्क 1 इज completed, और अगला मैं लिखता हूँ, LI बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ टास्क 2 इज ऑल्सो completed। अरे यार, स्पेलिंग की तो मैं बहुत मिस्टेक करता हूँ। यहाँ आता हूँ मैं, इसको अगर अपने पेज पे रिफ्रेश करूँगा तो देखें ये बुलेट पॉइंट्स लगे हुए आ गए, लिस्ट मेरी बनी हुई आ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये लिस्ट जो है ना, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुआ है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा, दोबारा नीचे पेस्ट करूँगा, और ये जो यूएल है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ओएल से। तो ये मेरी बन जाएगी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स कि अब उसमें जो है ना, मेरे टास्क जो है वो ऑर्डर में आ रहे होंगे, जैसे 1 2 3। फॉर एग्जांपल मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखें 1 2 हो गया। अब मैं नीचे एक और टास्क ऐड करता हूँ, वी हैव डन 2 टास्क, यहाँ पे तीसरा टास्क ऐड हो गया। तो ये आप इस तरह करके आपकी लिस्ट वर्क करती है। इसमें एक और टाइप की लिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट, जिसमें क्या होती है कि मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट होगी, यकीनन ये रही DT और आपकी DL।
डेफिनेशन लिस्ट तो क्या होती है कि अगर मैं यहाँ से इसका पूरा ये स्ट्रक्चर यहाँ से लूँ और यहाँ के मैं रखूँ, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक डीएल में रखना पड़ता है, विच मीन्स कि पहला आपका क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो आपका यू से शुरू होता था। इसका मैं यहाँ पे अगर कमेंट लिखूँ आप लोगों के लिए, तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी वाली आपकी है ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरी है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट। अब अगर हम डेफिनेशन लिस्ट को यहाँ पे देखें, तो डेफिनेशन लिस्ट कुछ इस तरह दिखी बनी हुई आती है कि आपकी एक डेफिनेशन होती है, उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्पेस, जैसे हम स्कूल कोई असाइनमेंट्स वगैरह करते थे तो उसमें इस तरह होता था, हेडिंग दे के उसके थोड़ा नीचे से काम को शुरू करते थे, जैसे कि कोई डेफिनेशन को डिफाइन होता है, डेफिनेशन लिख के आगे कॉलन दे के उसको हम नेक्स्ट लाइन से एग्जैक्ट सेम नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह हमारी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन लिस्ट का स्ट्रक्चर है कि पहले हम डीएल देते हैं, और जो डेफिनेशन की टर्म होती है, डीएल इज डेफिनेशन लिस्ट, सॉरी डीएल तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, डीटी होती है हमारी डेफिनेशन टर्म, और डीडी होती है डेफिनेशन डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डीडी होती है हमारी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ओके, ये चीजें आप लोगों को दोनों लिस्ट क्लियर, तीनों लिस्ट क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन इन लिस्ट में, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो? ओके, सो मैं आपको अब जो है ये सेशन रैप कर रहा हूँ। ओके, हमारे आवर्स कंप्लीट हो गए हैं और हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। ओके, ये दोनों फाइल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, टास्क की और ये, बल्कि मैं कर दूंगा क्या, अभी मैं आप लोगों को ये स्लैक ग्रुप में दे देता हूँ।